जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर 3 लोगों का योगदान था, कनिंघम, जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी और फिर आर.एम. व्हीलर। ये मैंने समझाया था आपको, और कैसे इन लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया। बात समझ गए। अब हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि उसका कालक्रम क्या था, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके समकालीन कौन कौन सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है, इतिहासकार अतीत को कैसे समझते हैं, उन सभी चीजों को आज वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो को कवर अप करते हुए हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्लियर है मेरी बात, समझ गए। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो हड़प्पा सभ्यता है, बेसिकली हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया मैंने आपको बताया था वो क्या था। तो मैंने बताया था ना आपको कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा कलर ले, येलो ले लेते हैं, चलो, है ना। मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था वो अफगानिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान और भारत के अंदर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, है ना। और अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता का, देखो मैं समझाता हूं आपको, इसको मिटा दो। देखो, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं, किसकी बात करूं, हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे उत्तरी शहर कौन सा था? सबसे उत्तरी शहर जो था उसका नाम था मांडा। क्या नाम था? मांडा नाम था। बात समझ गए नहीं समझ गए? सबसे उत्तरी शहर जो था हड़प्पा सभ्यता का वो मांडा था। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं सबसे पूर्वी शहर की, वो उत्तर प्रदेश के अंदर था, मेरठ के आसपास, उसका नाम था आलमगीरपुर। क्या नाम था उसका? आलमगीरपुर। बात समझ गए। ये इसका सबसे पूर्वी शहर था। और अगर मैं बात करूं दक्षिणी शहर की, किसकी? दक्षिणी शहर की, तो उसका नाम था दाइमाबाद। क्या नाम था? दाइमाबाद। और ये महाराष्ट्र के अंदर था। बात समझ गए? क्लियर है। और अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी शहर की, तो उसका नाम था सूतकांगेडोर। क्या नाम था उसका? सूतकांगेडोर। बात समझ गए? क्लियर है। और ये सूतकांगेडोर, ठीक है। बेसिकली मैंने बताया था आपको, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता एक नदी किनारे बसी हुई थी, और वो नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है सिंधु नदी। देखो ये नदी सिंधु, ठीक है। ये जो नदी दिख रही है आपको, ये नदी है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के अंदर बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां भी है। क्या है? बहुत सारी सहायक नदियां। देख रहे हो, ये सारी नदियां रावी हो गई, यहाँ से चेनाब हो गई, ये झेलम हो गई। समझ गए? क्लियर। अभी इसको लेकर विवाद भी चल रहा है, आपने देखा होगा ना, इन्हीं नदियों को लेकर। यहाँ 6 नदियां बहती है बेसिकली, उन 6 नदियों को लेकर क्या चल रहा है? इधर विवाद चल रहा है, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान में। वो अब देखा होगा पहलगाम को लेकर पानी रोक रखा है हमने ना, डैम के माध्यम से। तो यहाँ जो सिंधु नदी है वो बहुत मेन नदी है, वो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली बहती है, बट वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर से। लेकिन वो यहाँ से फिर घूमकर कहाँ चली जाती है? सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में बहती हुई वो अरब सागर के अंदर गिर जाती है, ठीक है। तो भारत ने वही कहा कि मैं यहाँ का पानी, जो जम्मू कश्मीर है ना, वहां पे बांध बना के पानी रोक लूंगा, ठीक है। बट बहुत अलग अलग चीजें, वो अलग पॉलिटिकल का विषय, उसको वहां समझेंगे। समझ गए? तो ये जो नदियां हैं, अब देख रहे हो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें सबसे जो फेमस है हड़प्पा सभ्यता के शहर थे वो इसी नदी किनारे मिले। जैसे ये रहा आपका मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। क्लियर है। इधर क्या मिला आपका? मोहनजोदड़ो मिला। ये रहा आपका हड़प्पा शहर जो रावी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक। जैसे कुछ शहर है जो फेमस है, बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में लगभग 350 शहर मिले, ठीक है। बात समझ गए? बट सारे नहीं पढ़ने। जैसे बालाकोट हो गया, ये फेमस है आपके लिए। चौंदड़ो फेमस है ना। किसके लिए? चौंदड़ो फेमस था आपके सिप्पी वगैरह के लिए। धोलावीरा हो गया, ठीक है ना। नागेश्वर हो गया, शंखों के लिए फेमस है। बालाकोट भी शंखों के लिए फेमस था, है ना। लोथल हो गया, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है लोथल, ठीक है। उसका कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया। तो ये फेमस शहर है हड़प्पा सभ्यता के। मैं आगे आपको शहरों की वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा, ठीक। बस ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता किस इलाके में फैली हुई है, तो आप बोलोगे भैया हड़प्पा सभ्यता जो है वो अफगानिस्तान के अंदर फैली हुई है, उत्तर में इधर, और इधर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता भारत के अंदर कहां पे? तो आप बोलोगे भैया भारत के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र तक फैली हुई है। ये है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। बस पहले एक बताओ, इतना याद हुआ? लगभग कहते हैं 13 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। बात समझ गए? ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है, और इस हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने आपको समझाई थी कि कैसे हुई थी, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि सबसे पहली बात, इस सभ्यता के नाम क्या है। तो देखो, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के ज्यादातर शहर किस नदी किनारे बसे हुए थे? सिंधु नदी किनारे। इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है मेरी बात? इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। समझ गए? क्लियर है। इसी सभ्यता को मैंने बताया था आपको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? अच्छा, सभ्यता क्या होती है बताना जरा।
आप कैसे बताओगे लाइव क्लास थोड़ी है? कोई नहीं, कभी कभी लाइव क्लास अगर आपको दिक्कत लगे ना, कभी भी कोई चैप्टर हो तो महीने में जब चैप्टर खत्म हो जाए करेगा तो हम लाइव क्लास भी ले ले करेंगे, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वन शॉट चैप्टर क्लियर भी कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हड़प्पा सभ्यता है, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था? मैंने कहा था क्योंकि इसमें सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? वो हड़प्पा था। बात समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर। मैंने कहा था इसी को ना नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नगरीय सभ्यता। इसी को नगरीय सभ्यता कहते हैं। इसी को ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता। क्लियर है? तो इस सभ्यता के अन्य नाम भी है, दो आप ध्यान रखना। इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखो सभ्यता का मतलब होता है वो लोग जो रहना खाना पढ़ना लिखना सीख गए थे, उनको बोलते हैं सभ्यता। एक सभ्य इंसान बन गए थे, स्थायी रूप से वो इंसानों की तरह जीवन जीने लगे थे, उन्हीं को बोलते हैं सभ्यता, ठीक है। ये इसके नाम थे। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं हड़प्पा सभ्यता के समय की, कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, देखो अगर मैं हड़प्पा सभ्यता के समय की बात करूं तो कार्बन डेटिंग के आधार पर जो समय है हड़प्पा सभ्यता का वो बहुत अलग अलग लगाया जाता है। अब अलग अलग विद्वान हड़प्पा सभ्यता के समय को लेकर अलग अलग मत देते हैं और बहुत कॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन है इसके समय को लेकर। बट मैं आपको जो बता रहा हूं ना, आप मेनली इसी को मानना। बात समझ गए? क्लियर है? आप इसको आधार बनाना और ज्यादा करके रेलिवेंट इसी को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2750 ईसा पूर्व पहले, कितना? 2750 ईसा पूर्व पहले बनना शुरू हुई थी। मतलब ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता एकदम से बन गई, कहते हैं 2750 ईसा पूर्व पहले बनना शुरू हुई हड़प्पा सभ्यता। बात समझ गए? और फिर कहते हैं कि लगभग 2350 आते आते ये सभ्यता जो है कंप्लीट बन गई थी। कब तक? 2350 ईसा पूर्व, बीसी लिख दूं, ठीक है। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता यहां पर क्या हुई? बनना शुरू हुई। बनना शुरू का मतलब क्या है? कहते हैं इस टाइम पर इस सभ्यता के लोग यहां पर आकर बस रहे थे, खेती कर रहे थे और वो अपने आप को सभ्य बना रहे थे। कहते हैं 2750 में सभ्यता बसना शुरू हुई, लोग यहां पर आकर बसना शुरू हुए। अभी एकदम से तो नहीं बस जाएंगे, एकदम से चीजें बदल तो जाएगी नहीं कि भाई हवा चलेगी और बदल जाएगा सब कुछ। कहते हैं 2750 ईसा पूर्व के आसपास सभ्यता बनना शुरू हुई और कहते हैं 2350 आते आते ये सभ्यता बन गई थी और इस सभ्यता ने अपना उन्नत रूप ले लिया। क्या ले लिया? उन्नत रूप। मतलब इस टाइम पर यहाँ के सभी लोग सही हो गए, ठीक है। और कहते हैं फिर आगे चलते 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 इस सभ्यता के जो लोग थे, बात समझ गए, कहते हैं 1950 ईसा पूर्व तक, बात समझ गए नहीं समझ गए, ये सभ्यता सही चली और कहते हैं इस टाइम तक ये सभ्यता सही चली, समझ गए। लेकिन कहते हैं 1950 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता जो है खत्म होना शुरू हो गई और फाइनली उसके बाद 1750 ईसा पूर्व तक कहते हैं ये सभ्यता खत्म हो गई और इस सभ्यता का क्या हो गया? दी एंड हो गया। क्या हो गया? सभ्यता का दी एंड हो गया। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? मतलब यहां से आप एक टाइम लगाओ, क्या लगाओगे कि 2750 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता बसना शुरू हुई, समझ गए। कहते हैं 2350 आते आते सभ्यता बन चुकी थी, बस चुकी थी, अपनी उन्नत अवस्था में आ गई और यहां से लेकर यहां तक ये सभ्यता बहुत अच्छे से चली। ये एक्चुअली में सभ्यता का टाइम पीरियड था जहां पर ये सभ्यता क्या हुई? फली फूली। क्या हुई? ये फली फूली। बात समझ गए नहीं समझ गए? ये सभ्यता का मेन जवानी थी। आप कह सकते हो ये आपका बचपन है, ये आपकी जवानी है, ये आपका बुढ़ापा है और निपट लिए फिर आप, समझ गए। तो ये सभ्यता भी ऐसे ही थी, बननी शुरू हुई, फिर बनी, फिर सही चली, फिर खत्म होना शुरू हो गई। एकदम से खत्म नहीं हुई। अब इसके खत्म होने को लेकर भी अलग अलग चीजें हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। किसी मतलब लास्ट टॉपिक बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता का खत्म अंत कैसे हुआ, उसको लेकर विद्वान अलग अलग मत देते हैं, बट समझेंगे ज्यादा पर जो विद्वान है वो किसमें फेमस है, समझ गए। तो हड़प्पा सभ्यता का बेसिकली आप देखोगे जिस टाइम पर वो फली फूली या चली उसका मेन टाइम क्या था? वो ये था, समझ गए, है ना। और जो ये शुरुआत वाला टाइम है ये हड़प्पा सभ्यता के उत्थान को दिखाता है और ये उसके पतन को दिखाता है और ये उसके क्या दिखाता है? उन्नत अवस्था को दिखाता है बेसिकली, समझ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पर चीजें हमें बहुत कम मिली और इस टाइम पर बहुत कम मिली और फिर इसके बाद खत्म हो गई चीजें मिलना। बात समझ गए? तो हम समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता का बेसिकली टाइम ये था। समझ आ रहे? क्लियर है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम है वो भी क्लियर हुआ। हड़प्पा सभ्यता का नाम क्लियर हुआ कि उसको किस नाम से जाना जाता है, टाइम पीरियड मैंने क्लियर कर दिया आपको। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है, बाकी शहरों को तो पढ़ाऊंगा, ये देखो आप मैप में देख सकते हो। अब यहाँ पर हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। देखो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता अकेली सभ्यता नहीं थी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता दुनिया की दूसरी सभ्यता है, भारत की पहली सभ्यता है, लेकिन दुनिया की पहली सभ्यता कौन है? वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप सभी को पता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कहां थी? इराक में, समझ गए। यहाँ पर कौन सी सभ्यता है? यहाँ है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसकी सभ्यता है भैया मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर इधर आप आओगे तो यहाँ आपको दिखेगा ओमान और यहाँ पर ओमान में भी लोग थे, समझ गए, क्लियर है, जिसे बहरीन, है ना। और इधर भारत के इधर के हिस्से में कौन सभ्यता है? तो यहाँ है भैया हड़प्पा। कौन सभ्यता है?
इधर है आपकी हड़प्पा सभ्यता। क्लियर हुई मेरी बात? और इधर थी आपकी चीन की सभ्यता। किसकी सभ्यता थी? चीन की सभ्यता। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर। और एक और थी इस टाइम पर जो बहुत रहस्यमयी सभ्यता है, उसे बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी किनारे बसी हुई थी। मिस्र की सभ्यता। क्लियर है ना? बताना जरा मुझे, मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे बसी हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दर्जुला और फरात नदी किनारे बसी हुई थी। और ये है आपकी हड़प्पा। ये 5 सभ्यताएं एक टाइम पर थी। समझ गए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। समझ आया? क्लियर है? और ये 5 सभ्यताओं में आपस में रिलेशन था। कैसे सभ्यताएं 5 आपस में व्यापार करती थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। वो क्वेश्चन देगा आपसे, क्या हड़प्पा सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों संपर्क था? आगे पढ़ाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता ओमान से, मेसोपोटामिया से व्यापार करती थी। समझ गए? इस बात की जानकारी हमें जहाजों से, मोहरों से, तांबे से, इन सबसे पता लगता है। अच्छा बताओ, इंसान द्वारा सबसे पहले यूज की गई धातु कौन सी है? वो तांबा है। वो धातु जिसका प्रयोग इंसान ने सबसे पहले किया वो तांबा है। और वो धातु जिसने इंसान के जीवन को बदल दिया, युद्धों को जन्म दिया, वो थी लोहा। समझ गए? मानव इतिहास को बदलने में लोहे का बहुत योगदान है। लोहे ने साम्राज्य बना दिए। क्या बना दिए? साम्राज्य। क्लियर है? समझ गए? ध्यान समझना है मेरी बात को। ठीक है, तो ये 5 सभ्यता समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है? देखो ये दिख रहा है आपको, है ना? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मैंने बताया आपको, हमें भौतिक अवशेष से मिलती है। किससे मिलती है? भौतिक। ये बात मेरी ध्यान रखना। देखो बेसिकली जो अवशेष होते हैं वो क्या होते हैं? देखो आपने 2 चीज पढ़ी होगी आज 7वीं क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को। ये इतिहास में ना 2 चीजें होती है, जो कंपोस्ट हो जाती है और एक डीकंपोस्ट। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रकृति के अंदर ना घुल जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको जमीन में दफनाऊंगा नहीं, लेकिन मान लो दफना दूं, तो आपकी स्किन जो है वो गल जाएगी, बट आपका कंकाल तो नहीं गलेगा। बात समझ गए नहीं समझ गए? बहुत लंबे समय बाद पन्नी जैसे नहीं गलती। इसीलिए तो देखोगे CO2 प्लास्टिक कितना चल रहा है भाई। समुद्र में कचरा जो है वो ज्यादा क्या है? पन्नी प्लास्टिक का। ये गलता नहीं है पूरा, बहुत टाइम लगता है वो गलने में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रकृति में अपने आप बहुत जल्दी गल जाती है। नहीं समझे? आप एक पन्नी लेना और एक रोटी लेना, दोनों को जमीन के अंदर दफना देना, कुछ टाइम बाद रोटी नहीं मिलेगी, पन्नी वैसी की वैसी मिल जाएगी। समझ गए? तो वही चीज है ना, कंपोस्ट डीकंपोस्ट। तो देख रहे हो ये बंदा लेटा पड़ा है, उसको सोने की जगह नहीं मिली, यहीं सो गया। ये देखो बर्तन दिख रहे हैं आपको, ये बर्तन, ये कंकाल दिख रहा है ना, ऐसे। तो ये बंदा देख रहे हो, ऐसे खोज रहे हैं, बिल्कुल एकदम बारीकी से खोजा जाता है, ऐसे इतिहास खोजा जाता है। समझ गए? तो बेसिकली इतिहास जब खोजा जाता है तो इतिहास में हमारे पास 2 तरह के स्रोत होते हैं। कैसे स्रोत होते हैं? 2 तरह के। एक वो स्रोत होते हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, एक वो स्रोत होते हैं जिसे हम समझ सकते हैं, टच कर समझ सकते हैं। बात समझ गए? क्लियर? ऐसे बताओ, क्या कंकाल को आप पढ़ सकते हो? टैटू बनाएगा इसके ऊपर जो तुम पढ़ोगे। कंकाल को पढ़ सकते हो क्या? इन बर्तनों को पढ़ सकते हो क्या? इन चीजों को आप, इमारतों को पढ़ सकते हो? इन्हें आप समझ सकते हो। क्या कर सकते हो आप? इन्हें समझ, इनको आप अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा चीज है, ऐसी ये चीज। नहीं समझे? नहीं समझा जाता है। पढ़ने वाली चीजें क्या होती है? जैसे पांडुलिपि मिल गई, किताबें मिल गई, अभिलेख मिल गए, तो वो पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने वाली चीजों को बोलते हैं पाठ्य सामग्री, और समझने वाली चीजों को बोलते हैं भौतिक अवशेष। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है, बात समझ गए, उसमें हमें क्या मिलेंगे? भौतिक अवशेष मिलेंगे। अब भौतिक अवशेष में क्या मिलेगा? बर्तन मिल सकते हैं, कंकाल मिल सकता है, आभूषण मिल सकते हैं, औजार मिल सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें जो कंपोस्ट नहीं होंगी वो हमें मिलेंगी, और वो जमीन से मिली है, इसीलिए उनको क्या बोलेंगे? भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब है वो वस्तुएं जो हमें किससे प्राप्त हुई? जमीन से प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई? जमीन से, खुदाई के अंदर प्राप्त हुई। समझ गए? जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखो हमें खुदाई से प्राप्त हुई चीजें। समझ गए नहीं समझ गए? अब इन सब चीजों को स्टडी करा जाएगा और इस तरह से इतिहास खोजा जाता है। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता में हमें पढ़ने की चीजें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर पढ़ने की चीजें मिली हैं, हाँ मिली हैं, बट हम उसे पढ़ नहीं पाए। समझ आया? इसीलिए तो मैंने कहा था आदि इतिहास का हिस्सा है। समझाई थी ना मैंने पहली वीडियो में बात। ठीक है, हालांकि वीडियो तो मैं एक ही दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मिलेगी आपको पार्ट बाय पार्ट। ठीक है ना? बात समझ गए? क्लियर? चलिएगा, है ना? तो यहाँ स्रोत समझ आया। अब हड़प्पा सभ्यता के जो स्रोत है वो किस प्रकार के हैं? तो मैंने कहा भौतिक अवशेष। कैसे हैं? भौतिक। और हड़प्पा सभ्यता के स्रोतों में क्या है? तो अब लोग भी हड़प्पा सभ्यता के स्रोतों में हमें खुदाई में मिली हुई इमारतें, जो उनके द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता को समझ पाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। इन्हीं को समझकर, इन्हीं को स्टडी कर बात समझिए, हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। समझ आ रहा है? दूसरा मृदभांड। मृदभांड मतलब क्या होता है? मृद माने मट्टी होती है, मृदा माने क्या होती है? मट्टी, भांड माने बर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है? उसी को बोलते हैं मृद भांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन। जैसे दिख रहा है आपको, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी, कांसे, तांबे, इन बर्तनों का यूज किया करते थे। समझ गए? और ये क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत है। बात समझ गए? क्लियर है ना? मृद भांड बर्तनों से, आभूषणों से, मनकों से। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो जो आभूषण है, जो मन के हैं, इनसे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के जो मन के यानी कि आभूषण है वो बहुत अलग थे वर्तमान से तो। ठीक है, उसके बाद औजार हो गया, मोहर हो गई, इन सब चीजों से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। कंकालों से, कंकालों भैया नर यानी कि इंसान के कंकाल आ गए और जानवरों के कंकाल भी आ गए। समझ गए नहीं समझ गए?
क्लियर, इनसे भी जानकारी मिलती है। सावधानों से, सावधान समझ गए ना, जो एक कब्र वगैरह है, इनकी स्टडी से भी हमारे को हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की स्रोत है। और मैंने इसीलिए कहा था इस चैप्टर का नाम क्या है, ईंट, मनके और अस्थियां, जो इस चैप्टर की जानकारी का स्रोत है। समझ आया? देखो ये चीजें क्लियर है ना। अब भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है वो समझते हैं, है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। यहां पर अब चीज बनती है, इतिहासकार अतीत को कैसे समझते हैं, मतलब चीजें खोजी कैसे जाती हैं, हम कैसे इतिहास को खोज पाते हैं। देखो सबसे पहली बात, इतिहास को समझने का एक तरीका होता है। बात समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है? तो वो तरीका क्या होता है, वो क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप सबसे पहले उसका पॉइंट समझाओ। क्या समझाओगे? पॉइंट, कि भैया इतिहास खोजने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इतिहास में जब भी कोई वस्तु है तो सबसे पहले इतिहास में वस्तु खोजी जाती है। क्या खोजी जाती है? वस्तु खोजी जाती है। समझ गए नहीं समझ गए? इतिहासकार क्या करते हैं, सबसे पहले वस्तु खोजेंगे। बात समझ गए? अब वो वस्तु चाहे उनको साइन देकर मिलेगी, चाहे वो खुदाई में प्राप्त होगी, चाहे वो उनको ऊपरी तौर पर मिल जाएगी, चाहे वो घरों के अंदर मिलेगी, चाहे वो कब्रों के अंदर मिलेगी। सबसे पहले इतिहासकारों का काम होता है उस एविडेंस को खोजना जिससे वो आगे चीजों को टैकल करेंगे। सबसे पहले इतिहासकार क्या करते हैं, वस्तु खोजते हैं। क्या खोजते हैं? वस्तु। समझ आया? जैसे ये लोग क्या कर रहे थे, वस्तु खोज रहे थे। क्या कर रहे थे लोग? वस्तु खोज रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले वस्तु खोजी जाती है। क्या खोजी जाती है? वस्तु। समझ गए? जैसे ही वस्तु खोज ली जाती है, फिर हमें वस्तु मिल गई, उस वस्तु के खोजने के बाद फिर उस वस्तु का वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। अब ये वर्गीकरण क्या होता है भैया, जैसे हमने वस्तु खोज ली, हड़प्पा सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अब हमने हड़प्पा सभ्यता के अंदर वस्तुएं खोजी, और अब जो हमने वस्तुएं खोजी हम उनका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब होता है वो पढ़ने की चीज है। क्या है वो? पढ़ने की चीज है। वो कोई खाद्य पदार्थ है। क्या है वो? कोई खाद्य पदार्थ है। बात समझ गए नहीं समझ गए? वो कोई आभूषण है, पहनने की है, मन का है, क्या है ना, या फिर वो कोई औजार है। क्या है वो? कोई औजार, या फिर वो आभूषण औजार दोनों है। वो किस कैटेगरी की चीज है, फिर हम उसको डिफाइन करते हैं, और जिस कैटेगरी की वो होती है हम उसको उस श्रेणी में डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? उसको उस श्रेणी में। और उस श्रेणी में डालकर उससे जुड़ा पूरा तद्विद, उससे जुड़ा कौन? पूरा तद्विद, जिसको नॉलेज होती है उस चीज को समझने की, वो उस पर क्या करता है, वो उस पर अपनी कार्रवाई करता है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुई, है ना? फिर उसको कार्रवाई करता है। पहले क्या करेंगे? वस्तु खोजेंगे, फिर वस्तु का वर्गीकरण करेंगे। जब वस्तु का वर्गीकरण कर लेंगे, बात समझ गए नहीं समझ गए, फिर उस वस्तु को समझने के लिए अतीत की तुलना किससे करेंगे? वर्तमान से। अतीत की तुलना वर्तमान से। अब बेसिकली यहां पर मेथड क्या है, देखो इतिहासकार जब भी किसी चीज को खोज लेते हैं तो सबसे पहले उसको फिर अलग श्रेणी में देंगे, फिर उस टाइप के व्यक्ति के पास भेज देंगे, वो उसकी तुलना करता रहेगा। तुलना मतलब उसको समझने की कोशिश करेगा कि क्या है। अब वो समझने के लिए क्या करता है, वो अतीत की तुलना वर्तमान से करता है। और इतिहासकारों को ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अतीत में रही होंगी, और किसी भी वस्तु की समझ को पता करने के लिए कि वो वस्तु क्या है, किस यूज में आती थी, इस बात का पता करने के लिए वो क्या करते हैं, वो अतीत को, बात समझ के नहीं समझ के, वर्तमान से जोड़कर देखते हैं। जैसे मनके हो गए, भाई ऐसी चीजें तो वर्तमान में महिलाएं ज्वेलरी के रूप पहनती है, तो भैया ये तो भाई ज्वेलरी है। अच्छा ऐसे बर्तन, ये बर्तन तो भैया मटके की तरह आज भी बिकते हैं, है ना, हाँ भाई ये तो आभूषण मृद भांड है। समझ गए? तो इस तरह से वर्तमान से कंपैरिजन करके कि वर्तमान से कोई वस्तु मैच खाती है क्या, समझ गए नहीं समझ गए, उस आधार पर धीरे धीरे वो इतिहास को समझाते हुए, अनुमान लगाते हुए, उसको डिफाइन करते हुए चले जाते हैं। समझ गए? क्लियर है? चौथा पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर? चौथा पॉइंट आएगा अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग। और कभी कभी इतिहासकार जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग भी करते हैं। अब यहां पर अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली चीजों को समझना, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग। अब ये अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग से मतलब क्या है मेरा, इससे मेरा मतलब है कि कभी कभी हमें हड़प्पा सभ्यता में कुछ चीजों को पता करने के लिए, या इतिहासकार कभी कभी इतिहास में कुछ चीजों को पता करने के लिए इनडायरेक्टली चीजों को खोजते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े पहनते थे या नहीं पहनते थे, इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि मैंने कहा ना, कपड़े तो गल जाएंगे लंबे समय तक जमीन में दफना जाने के कारण, क्योंकि वो कंपोस्ट, जैसे अभी व्यक्ति है, बात समझ गए। अब क्या इसको नंगा दफनाया था, देखो ये लेटा पड़ा है, डेफिनेटली भैया इसके ऊपर स्किन होगी, कपड़ा पहन के दफनाया होगा, क्या पता, लेकिन कपड़ा मिला, स्किन मिली नहीं, क्योंकि गल गया। मिला क्या? कंकाल। लेकिन क्या ये बंदा कपड़ा पहनता था या नहीं पहनता था? अगर ये बंदा कपड़ा पहनता या नहीं पहनता या नंगा लेट गया, जो भी है, इस बात की मुझे जानकारी चाहिए। तो अगर हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई मूर्तियां और चित्रों ने कपड़े पहने हैं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये बंदा जो लेटा हुआ है ये भी कपड़े पहनता होगा, क्योंकि इनको कपड़ों की जानकारी थी। अब ये लेटा हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग पहनते थे। समझ गए? तो यहां पर हमने किसका प्रयोग कर लिया? तो आप बोलोगे भैया
कपड़ों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसके बारे में, वस्त्रों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग करना पड़ता है। समझ गए? जैसे हमें जहाज मिला, क्या मिला, जहाज मिला है, जहाज का चित्र मिला, भाई जहाज का चित्र मिला, तो अगर हमें हड़प्पा सभ्यता में जहाज का चित्र मिल गया, पानी में चलने वाला जहाज, तो हमने ये बात कह दी कि उनको जहाज की नॉलेज थी, तभी तो उसका चित्र मिला। हमें हड़प्पा सभ्यता में बैल की हड्डी मिल गई, बैल की हड्डी मिल गई, बैल थी। हमें वहां पर हल नहीं मिला, लकड़ी का हल नहीं मिला, गल जाएगा, लेकिन हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर लकड़ी के हल का बना हुआ एक छोटा सा क्या मिल गया, बात समझ गए, खिलौना मिल गया मिट्टी का। हमने कहा भाई इनको हल की जानकारी थी, तो क्या हमने उस वस्तु को खोजा? नहीं, हमने इनडायरेक्टली उस वस्तु का अनुमान लगा लिया कि वो वस्तु की नॉलेज इनको थी। क्यों? क्योंकि उसके हमें साइन मिल रहे हैं। जैसे हमें वस्त्रों के साइन मिले उनके मूर्तियों में, तो उनका मतलब उनको वस्त्रों की नॉलेज थी। हमें जहाज के चित्र मिले मोहरों पर, इसका मतलब उनको जहाज की नॉलेज थी। समझ गए? तो इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग। और पांचवा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, वो पांचवा पॉइंट क्या है, वो पांचवा पॉइंट है आपका कि हड़प्पा सभ्यता जो है, बात समझ गए, उसमें कुछ चीजें हमें ऐसी होती हैं जिनकी जो हमें समझ में नहीं आती, जो वर्तमान से भी मैच नहीं खाती, है ना, उनकी तुलना हम किससे करते हैं, धर्म से करते हैं। तो यानी कि वो यहां पर पांचवा पॉइंट बोलेगा, अपरिचित वस्तुओं की व्याख्या, अपरिचित वस्तुओं, मूर्तियों या किसी भी चीज की अपरिचित वस्तुओं की व्याख्या किससे की जाती है, धर्म से। व्याख्या धर्म से की जाती है। और ये क्वेश्चन बनाता है सीबीएसई, वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इतिहास का अतीत को ऐसे समझते हैं, और ये पांचों पॉइंट लिख के आपको डिफाइन करना है कि सबसे पहले इतिहासकार वस्तु खोजते हैं, फिर उस वस्तु का वर्गीकरण करते हैं, किस कैटेगरी की है, औजार है, पहनने की है, खाने की है, आभूषण है, क्या है, फिर उसको उस टाइप के पुरातत्व के पास भेजते हैं, फिर वो उस पर कार्रवाई करता है, उसकी तुलना वर्तमान से करता है, उसकी उपयोगिता बताता है, उसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद कुछ चीजों को समझने के लिए हम अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं, वस्त्रों, जहाजों वगैरह जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में इनडायरेक्टली हम समझते हैं, आप समझ गए। और अपरिचित वस्तुओं की व्याख्या धर्म से की जाती है। समझ में आया? क्लियर है बात, है ना? जैसे हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारी ऐसी एक मूर्ति मिली जो नारी मातृ देवी की थी, उसे मातृ देवी को हम धर्म जोड़ दिया। हड़प्पा सभ्यता में जैसे हमें क्या मिलेगा, विशाल स्नान घर मिलेगा, हमें उसका यूज का पता नहीं लगा कि भाई क्या था, हमने उसको धार्मिक व्याख्या कर दी कि इसका यूज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। तो इस तरह इतिहासकार चीजों को डिफाइन करते हुए चलते हैं। समझ गए? बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की और भी चीजों को समझते हुए चलेंगे। धीरे धीरे आपकी हड़प्पा सभ्यता डन होती चली जाएगी। ठीक है, विशेषताओं को समझेंगे, व्यापार को समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किन देशों से था, सुदूर क्षेत्रों से। हड़प्पा सभ्यता में राजा थे या नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता की सारी विशेषताएं, उनकी नालियां कैसी थी, सड़कें कैसी थी, गृह स्थापत्य। ठीक है, आज समझ गए, तसल्ली के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।